हेलो गाइज, मैं विकास सर। आइडियल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज अग्निवीर की वैकेंसी आ भी चुकी है और इसके लिए एयरफोर्स के फॉर्म फिलअप करने हैं और उसी के क्षेत्र में जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की आज से मैं फ़िज़िक्स की क्लासेज लेने जा रहा हूं और ये क्लासेज आपको परमानेंट कंटिन्यू मिलती रहेंगी। जैसे कि फ़िज़िक्स में कई यूनिट्स आती हैं आपको, उसमें से एक यूनिट आपकी लाइट है और हीट है। इसके बाद आपका जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ETC, इसमें मॉडर्न फिजिक्स भी आती है और ये सब चीज़ें ऐसे आती हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट यूनिट इसमें कई हैं, जैसे कि आपकी लाइट भी है, हीट भी है, मैकेनिक्स भी है और मॉडर्न फिजिक्स भी है। तो हम आज से आपको बताएंगे जो यूनिट लाइट है उस लाइट के बारे में आपको पूरी जानकारी विद पॉइंट A to Z आपको मिलेगी। और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट लाइट। लाइट सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या है। तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश जो हमारा है लाइट, वो एक प्रकार की ऊर्जा है। वो भी कैसी? विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी। और इससे हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके कारण हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको आपको अलग से बताया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो वस्तुओं को स्पष्ट कैसे देख सकते हैं, इसमें से आपको जैसे कि पता होगा कई कलर्स आते हैं और उन कलर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो जैसे कि आपको बताया जाता है विबग्योर, ये कलर्स आते हैं। इन कलर्स की आपको तरंगदैर्घ्य भी पता हो और तरंगदैर्घ्य इनकी कन्फर्म होती है, फिक्स होती है, इसको भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिससे कि हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ये वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र इसमें गुण पाए जाते हैं। अब इसके बाद प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जैसा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो जो लाइट होती है सबसे पहला पॉइंट है आपका, ये स्ट्रेट लाइन चलती है, ये एक सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन। और इसके कारण हमें बताया आपको हमने, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जो प्रकाश होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग हम आपको बताते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं? तो बोलेंगे वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उसमें से इनके चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नॉट नीड्स मीडियम। अब ये कौन कौन सी होती हैं? ये कुछ ऐसी तरंगें होती हैं जो हमारी फिक्स होती हैं, जैसे कि इसमें से एक तरंग होती है रेडियो वेव्स,
माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड विजिबल लाइट अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे, ये आपकी इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। इनके याद करने के लिए एक तरीका होता है, जैसा कि वो तरीका है रमई बाबू वुक्स से जीसी। इसमें से आपका आर जो है रेडियो वेव्स को डिनोट करता है, एम माइक्रोवेव्स को, आई इंफ्रारेड को, वी विजिबल लाइट को, यू अल्ट्रावायलेट को, एक्स रे को, जी गामा रे को और सी कॉस्मिक रे को। तो याद करने का तरीका आपका है रमई बाबू वुक्स से जीसी। अब इसमें से एक जो हमारी रे आती है वो विजिबल लाइट। इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे हमने आपको अभी बताया विबग्योर। इनकी कुछ वेवलेंथ फिक्स होती है, वो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है किस कलर के लिए। तो विजिबल लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसा कि उसका नाम ही है विजिबल, दृश्य किरणें। विजिबल लाइट, इसमें से हमने आपको एक बताया जो कलर होते हैं हमारे वो होते हैं विबग्योर। अब इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो फिक्स होती है। इसमें से आपको याद रखना है, जो हमें दो याद रखनी है, एक तो मैक्सिमम वेवलेंथ, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो हमारी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, और जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वो हमारी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। आपको इतना याद रखना है बस। इसके अलावा इन सभी कलर्स की वेवलेंथ इन्हीं के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक आपको याद रखना है सूत्र, या उसको फार्मूला कह दो या आप ट्रिक कह दो, 14 4 3 7 4 3 3। अब इसमें से आपको स्टार्ट करना है, जैसा रेड कलर है, रेड कलर में आपको 7800 एंगस्ट्रॉम दे देना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें से 1400 एंगस्ट्रॉम कम कर देंगे। 14 का मतलब यहाँ पर 1400 से। अब आप इसमें 1400 कम करेंगे तो ये आपका बचेगा 6400 एंगस्ट्रॉम। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ हो गई वो हमारी 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम हो गई। ये एक रेंज है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ऑरेंज कलर होगा उस ऑरेंज कलर की स्टार्टिंग हम 6400 एंगस्ट्रॉम से करेंगे। तो 6400 एंगस्ट्रॉम में से हम 400 एंगस्ट्रॉम को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी बचेगी 6000 एंगस्ट्रॉम। अब जो हमारा येलो कलर है उसमें से 6000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट करेंगे और उसमें से हम 300 एंगस्ट्रॉम कम कर देंगे, तो हमारी बचेगी 5700 एंगस्ट्रॉम। अब जो ग्रीन कलर है वो 5700 एंगस्ट्रॉम से स्टार्टअप करेंगे और उसमें से 700 एंगस्ट्रॉम कम करेंगे, तो हमारा बचेगा 5000 एंगस्ट्रॉम। अब जो ब्लू कलर है उसमें से 5000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्टअप करेंगे और इसमें से हम 400 एंगस्ट्रॉम कम कर देंगे, तो हमारा बचेगा 4600 एंगस्ट्रॉम। अब जो हमारा इंडिगो कलर है उसमें से 4600 एंगस्ट्रॉम से स्टार्टअप करेंगे और इसमें 300 एंगस्ट्रॉम कम करेंगे, तो 4300 एंगस्ट्रॉम आपको बचेगा। अब जो वायलेट कलर है उसमें से हम 4300 एंगस्ट्रॉम से स्टार्टअप करेंगे और ये 300 एंगस्ट्रॉम कम करेंगे, तो ओवरऑल 4000 एंगस्ट्रॉम बनेगा। जैसा कि हमने आपको बताया जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो 7800 एंगस्ट्रॉम है और जो मिनिमम वेवलेंथ है वो हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो हमने स्टार्टअप किया, जो रेड कलर की मैक्सिमम
वेवलेंथ है वो हमारी 7800 एंगस्ट्रॉम है, और जो वायलेट कलर की मिनिमम वेवलेंथ है वो हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम है। इसका मीन्स ये है कि सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो हमारी रेड कलर की है। तो इसका मीन्स ये है कि हम जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी मिनिमम होती है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है। इसका मीन्स ये है, देखो एक तो हम लोग सामने देख रहे हैं, बाकी यदि आपको ना याद रहे तो फार्मूला होता है V बराबर एन लैम्डा। इसके थ्रू हम लोग यदि V और N और लैम्डा में रिलेशन निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल का होता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं यदि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो आपको हमने बताया जो विजिबल लाइट होती है उसमें से जो कलर्स होते हैं उन कलर्स की कुछ फिक्स वेवलेंथ होती है, वो आपको हमने बताई। वो भी एक ट्रिक मैंने आपको बताया कि जैसा कि आपको स्टार्टअप याद रखना है मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम है और मिनिमम आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद आपको एक तरीका याद रखना है, जैसा कि हमने आपको बताया 14 4 3 7 4 3 3। इसमें से आपको 14 का मीन्स होता है 1400। आप 7800 में 1400 घटा देंगे तो रेड कलर की वेवलेंथ आ जाएगी, और जो ऑरेंज कलर की स्टार्टअप करेंगे वो 64 एंगस्ट्रॉम से स्टार्टअप करेंगे। इसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको जो बताई गई हैं वो आपको बताई गई हैं रमई बाबू वुक्स से जीसी, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनके अलावा यदि कोई भी वेव्स आती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होगी, और वो कोई अन्य वेव्स आती है तो उसको मैकेनिकल वेव्स में शामिल करेंगे। बट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारी फिक्स होती हैं और वो हमारी इतनी ही होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि चैप्टर का भी नाम है प्रकाश का परावर्तन। जो लाइट यूनिट है उस यूनिट के अंतर्गत कई सारे चैप्टर्स आते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 चैप्टर हैं। उन जितने 10 चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे उन चैप्टरों की जानकारी हम आपको विधिवत दे देंगे, और जो इम्पॉर्टेंट थोड़ा कम होंगे उनकी जानकारी हम थोड़ा ओरल आपको दे देंगे। तो इसमें से पहला जो चैप्टर्स आपका है वो हमारा है प्रकाश का परावर्तन। ये लाइट यूनिट में प्रकाश में आपका पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमें पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। ये हमारा एक स्मूथ आर पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ आर पॉलिश्ड सरफेस। अब क्या होता है, इस स्मूथ आर पॉलिश्ड सरफेस पर एक कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है। लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहाँ पर आपका नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, और ये चिकने तल की वजह से ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा होता है नॉर्मल, ये हमारा है नॉर्मल जिसे बोलते हैं अभिलंब। और ये हमारा है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ये हमारा है रिफ्लेक्टेड एंगल। और इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर जब कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है तो वो
स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस के कारण वो अपने ही मीडियम पर रिटर्न हो जाती है, वो रिफ्लेक्टेड रे के रूप में रिटर्न हो जाती है। तो हम बोलेंगे जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो चिकने तल से टकराकर वो अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट पॉइंट। और इंसिडेंट पॉइंट को यदि हम समझें तो ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है या गिरती है आपतन बिंदु कहलाता है। इसके बाद अभिलंब, तो हम बोल लेंगे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसके बाद जो हमारा ये हमारा आर एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आई एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है। तो यदि आपतन कोण की डेफिनेशन बताएंगे तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद आपका आता है इसी में परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के निम्न दो नियम है। पहला नियम है आपको, पहला नियम बताया जाता है आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव तीनों एक ही तल पर होते हैं। सदैव तीनों एक ही तल पर होते हैं। जो दूसरा नियम है आपका, वो दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो पहला नियम आपका आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तन के जो निम्न दो नियम हैं उस नियम के अकॉर्डिंग आपतित किरण व परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक तल पर होते हैं या दोनों तल पर होते हैं। तो आपको बताना है कि एक तल पर होते हैं। और इसमें आपसे पूछ सकता है आपतन कोण परावर्तन कोण किस नियम में बराबर होते हैं, तो आपको बताना है परावर्तन के दूसरे नियम में। इसके बाद प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब हम कहेंगे जब कोई बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी अन्य बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस बिंदु पर प्राप्त ऑब्जेक्ट या उस बिंदु पर प्राप्त प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब इमेज। जैसे कि आपको मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जब रे जाएगी इस टाइप से तो कहीं ना कहीं वो जाके रे किसी पॉइंट पर आपतित होगी। तो यदि ये ए पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर कोई इमेज बन रही है तो ए पॉइंट का वो बी पॉइंट इमेज कहलाएगा। और ये इमेज टू टाइप की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब होता है वास्तव, जो वास्तविक वर्ड है उससे पता चलता है कि वास्तव में ही प्रतिबिंब होगा। और जो आभासी प्रतिबिंब है उसका मीन्स होता है वो प्रतिबिंब सिर्फ प्रतीत होगा, उसको हम देख नहीं सकते हैं बट उसका रियलाइज कर सकते हैं। और ये वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में हमें दिखाई देगा, अर्थात ये प्रतिबिंब हमेशा हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं या प्रतीत कर सकते हैं।
पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कौन सा दर्पण बनाता है? तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव हमेशा अवतल दर्पण बनाता है, और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है वो सदैव हमेशा उत्तल दर्पण बनाता है। अब इसके पहले एक दर्पण आता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जैसा कि उसका मीन्स ही है समतल, तो हर जगह से समतल होगा, प्लेन मिरर उसको कहते हैं। तो आते हैं प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। तो जो प्लेन मिरर होता है वो तो प्लेन ही होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु का हमें इमेज देखना है, तो यदि वस्तु की लंबाई मान लेते हैं ये AB कोई एक चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई L है, तो यदि समतल दर्पण लगा है बीच पर तो जो इमेज उसकी बनेगी वो L लंबाई की ही बनेगी। तो इसका मीन्स ये होता है कि समतल दर्पण में से जितनी लंबाई वस्तु की होगी उतनी ही लंबाई इमेज की होगी, यानी कि प्रतिबिंब की होगी। अब मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक समतल दर्पण है और ये कोई एक समतल दर्पण है, ये M1 M2 और ये एक M3। मान लेते हैं कि ये एक थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो क्या है, हम कहेंगे दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनमें से प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक M1 M2 समतल दर्पण है और M1 M3 एक समतल दर्पण है और ये थीटा कोण पर झुके हुए हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंबों की संख्या होती है यानी कि नंबर ऑफ इमेज या नंबर ऑफ इमेजेज, उसके लिए एक फार्मूला होता है 360 बाई थीटा। जिस एंगल पर झुके हुए होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं 360 बाई थीटा कर लेते हैं, बट इसकी दो कंडीशंस होती हैं। जो कंडीशंस होती हैं वो पहली कंडीशंस होती है आपकी, यदि नंबर ऑफ इमेजेज ऑड हो, तो जो नंबर आएगा आपको वही आंसर होगा। यदि नंबर ऑफ इमेजेज ऑड है तो ऑड ही आंसर होगा। और यदि सेकंड जो हमारी कंडीशंस होती है उसमें यदि नंबर ऑफ इमेजेज वो आपका इवन है तो जब आंसर प्राप्त करेंगे तो हम n-1 करके प्राप्त करेंगे, यानी कि हमें हर हाल में जो नंबर ऑफ इमेज होंगी वो ऑड ही होनी चाहिए। यदि ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड ही उसका आंसर लिया जाएगा, और यदि इवन नंबर आ रहा है तो उसको एक कम करके ऑड बना देंगे। हम सपोज दैट एक कोई क्वेश्चन लेते हैं कि दो समतल दर्पण 36 डिग्री पर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपका है दो समतल दर्पण हैं आपके पास, दो समतल दर्पण वो 36 डिग्री पर झुके हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे। तो आपको फाइंड करना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं उसके लिए फार्मूला होता है 360 बाई थीटा, और यही थीटा होता है जो दर्पण के बीच की झुकान होती है। यानी कि जो दर्पण झुके हुए होते हैं, जिस डिग्री पर झुके हुए होते हैं
वही थीटा होता है 360/36। इसको कट करेंगे 10 टाइम्स जाएगा। अब देखो ये 10 जो हमारा प्राप्त हुआ ये हमारा इवन नंबर है, तो जब हम आंसर देंगे वो n-1 करके देंगे, यानी कि 10-1 यानी कि 9 आंसर आ जाएगा इसका। तो हमने आपको बताया यदि इवन नंबर प्राप्त हो रहा है तो हमें ऑड नंबर ही आंसर देना है, यानी कि एक कम करके देना है। और सपोज यहाँ पर यदि 9 आंसर प्राप्त होता तो हम आंसर 9 ही कर देते। यदि नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर 9 प्राप्त होती तो वो आंसर 9 ही होता। तो हमने आपको बताया दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हों तो उसके लिए जो नंबर ऑफ इमेजेस ज्ञात करते हैं वो 360/θ होता है, उसके लिए एक फार्मूला। अब मान लेते हैं कि यही जो समतल दर्पण दोनों हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो जो प्रॉपर्टी होती है पहली प्रॉपर्टी, यदि दो समतल दर्पण हैं M1 M2 और M1 M3 दो समतल दर्पण है तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि यदि ये दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं और यहाँ पर वस्तु समद्विभाजक रेखा पर रखी हो, मान लेते हैं ये कोई एक वस्तु है, तो ए वस्तु के जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे यानी कि जो नंबर ऑफ इमेजेस प्राप्त होंगी वो सदैव इवन प्राप्त होंगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए होते हैं तो उसके बीच समद्विभाजक रेखा पर यदि कोई वस्तु रखी होती है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलते हैं वो हमेशा इवन मिलते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारी होती है, मान लेते हैं यही जो प्लेन मिरर हैं वो इनफाइनाइट हो यानी कि समांतर पैरेलल रखे हों। यदि ये जो प्लेन मिरर हैं ये पैरेलल रखे हों तो जो नंबर ऑफ इमेजेस प्राप्त होती हैं वो हमेशा इनफाइनाइट प्राप्त होती हैं। नंबर ऑफ इमेजेस जो प्राप्त होती हैं वो हमेशा इनफाइनाइट प्राप्त होती हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं कि ये दो समतल दर्पण जो हैं ये किसी कोण पर झुके हुए हैं और उनमें से जो प्रतिबिंब बनेगा उनमें से जो सबसे चमकीली प्रतिबिंब होगी वो सदैव दूसरी प्रतिबिंब होगी। दूसरी प्रतिबिंब सबसे चमकीली प्रतिबिंब प्राप्त होगी। सपोज दैट मान लेते हैं ये कोई नंबर ऑफ इमेजेस हैं, इस टाइप से कोई प्राप्त होती है, ये I1 इमेज, ये I2 इमेज, ये I3, ये I4, ये I5, I6 अप टू IN तक। तो जो हमारी सबसे चमकीली इमेज प्राप्त होगी वो दूसरी प्राप्त होगी, यानी कि I2 सबसे अधिक चमकीली प्राप्त होगी इन सभी इमेज की अपेक्षा। जो अगली प्रॉपर्टी है वो मान लेते हैं कि ये दोनों दर्पण हैं, ये दोनों दर्पण किसी एंगल पर रखे गए हैं और उस एंगल पर कोई एंगल मान लेते हैं। तो हमने आपको बताया जो 360/θ होता है, इसकी दो कंडीशंस आपको बताई। उसमें से पहली कंडीशन आपको मैंने बताया कि जब नंबर ऑफ इमेजेस ऑड प्राप्त हों तो आंसर ऑड ही होता है, और जब नंबर ऑफ इमेजेस इवन प्राप्त हों तो उसमें से क्या करते हैं, एक कम करके आंसर आपको बनाना होता है। यानी कि आपको दोनों स्थितियों पर जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो हमेशा ऑड ही मिलेंगी। इसके बाद आपको बताते हैं जैसा कि जो प्लेन मिरर है वो प्लेन मिरर की कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं। जैसा मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को देखना है तो जितनी लंबाई की वस्तु होगी उतनी लंबाई का हमें दर्पण की आवश्यकता होगी। तो ये एक सिंपल सी पहचान है। यदि कोई हमारा प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में से यदि हम एक ए वस्तु है और एक बी हमें इमेज देना है, यदि ये एल लंबाई की है, एल मीटर सपोज कर लेते हैं, तो हमें दर्पण को भी एल मीटर का ही लेना पड़ेगा। यानी कि जितनी लंबाई का हमेशा प्रतिबिंब वस्तु होगी उतनी लंबाई का हमेशा दर्पण लेना पड़ेगा।
तो उतनी ही लंबाई का हमेशा प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। इसके बाद प्लेन मिरर आपका हो गया। इसके बाद जो दर्पण होते हैं, दर्पण में से कुछ विचलन होता है। मान लेते हैं ये कोई एक दर्पण है, इस दर्पण में से कोई रे इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं नीचे से हो गई, ये कोई एक इंसिडेंट रे है आपकी और ये अपनी ही मीडियम पर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। और इसमें से कुछ विचलन होता है, तो उस विचलन के लिए तो हम बोलेंगे जब कोई किरण परावर्तित होती है तो उत्पन्न विचलन वो हमारा होता है डेल्टा बराबर 180 माइनस का 2i। और परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग आपको हमने बताया कि एंगल I बराबर एंगल R होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर 180 माइनस का 2r। तो जो यहाँ पर I होता है वो हमेशा आपतन कोण और जो हमारा R होता है वो हमेशा परावर्तन कोण होता है। इसके माध्यम से हम लोग किसी भी विकिरण का या किसी भी किरण का जो परावर्तित हो रही है उसके थ्रू हम लोग उसका डेविएशन, उसका विचलन ज्ञात कर सकते हैं। इस सपोज मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि कोई किरण है, यानी कि कोई किरण 60 डिग्री पर आपतित होती है। आपतित किरण जो हमारी है वो 60 डिग्री पर आपतित होती है, तो उसका जो विचलन होगा वो क्या होगा? तो विचलन जो हमें चाहिए, विचलन कोण, वो डेल्टा बराबर हमें चाहिए, वो क्या होगा? तो हमने आपको बताया आई आपको दिया गया है, आई जो 60 डिग्री है और यही परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग आर भी हो जाएगा। तो जो हमारा विचलन होगा डेल्टा बराबर 180 माइनस का 2i कह दो या 2r कह दो, तो 180 माइनस का 2i, i के स्थान पर आप 60 रखेंगे तो ये 180 माइनस का 120 ओवरऑल 60 डिग्री, यानी कि जो हमारा डेविएशन होगा, डेविएशन एंगल होगा वो हमारा 60 डिग्री ही मिलेगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे का जो मैटर होगा वो आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा।